आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी रीडिंग की डेली की क्लास में, जहाँ पे हम द हिंदू के आर्टिकल को पिक करते हैं और हमारी रीडिंग की जो स्किल है उसको किस तरीके से हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल पर लेकर के जा सकते हैं, और अगर आपको बेसिक रीडिंग आती भी नहीं है तो उसको भी कैसे सीख सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा द हिंदू का जो आर्टिकल हम पिक करते हैं यहाँ पे, उससे सिर्फ आपकी रीडिंग स्किल ही इम्प्रूव नहीं होती, साथ ही साथ अगर आप ऐसे भी ऑडियंस हो जो अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाह रहे हो कुछ इंग्लिश में, और दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा खुद को अवेयर रखना चाहते हो, तो इस पर्पज़ से भी हमारी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि जब हम इंग्लिश रीडिंग की बात करते हैं तो इंग्लिश जो रीडिंग है वो वर्ड्स और सेंटेंस की मीनिंग तक ही लिमिटेड नहीं है, ये इट गोज़ बियॉन्ड, है ना, इसके विपरीत भी, इसके बियॉन्ड भी जाता है। किस तरीके से? तो इंग्लिश में एक बात कही जाती है दैट वी शुड ऑलवेज ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि आपको हमेशा जब भी कोई चीज़ इंग्लिश में आप पढ़ रहे होगे तो वहाँ पर आपको रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी जब आप पढ़ रहे हो तो बीच में बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कैसी इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो रही है, इन सब चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक इमेज जब तक आपके मन में माइंड में क्रिएट नहीं होगी तब तक आप रीडिंग में रीडिंग में आप थोड़ा एक्सेल नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे। ये इंपॉर्टेंट कहाँ पे हो जाता है? तो बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वहाँ पे आपके रीडिंग बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आज के टाइम पे जितने भी एग्जाम्स होते हैं आप देखोगे, दीज ऑल एग्जाम्स आर टाइम बाउंड होते हैं, जहाँ पे आपकी जो रीडिंग स्किल की अंडरस्टैंडिंग है, रीडिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको चेक करा जाता है थ्रू मेनी या वेरियस सेक्शंस इन इंग्लिश। दैट इज़ कि पैसेज पूछा जाता है, क्लोज टेस्ट पूछा जाता है, पैराजम्बल रहता है, वर्ड्स रहते हैं। तो इस लिहाज से भी आपकी रीडिंग जो अच्छी होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के आर्टिकल का टॉपिक क्या है हमारा। तो आज के आर्टिकल में एक देश है जो कि सीरिया, वेस्ट एशिया का पार्ट है, एशियन कंट्री है ये, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। ये हमारा इंडिया का इसमें कोई मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ हमें ये भी पता होना चाहिए, जैसा कि शुरू में हमने डिस्कस किया, कि हमें इंटरनेशनली भी चीज़ें क्या हो रही हैं पता चलती रहनी चाहिए। तो सीरिया एक ऐसा देश है जो लंबे टाइम से, इट इज़ एन इस्लामिस्ट नेशन, लंबे टाइम से ये यूएस के सैंक्शन के दायरे में रहा है ना, काफ़ी उसके कवर में रहा है। पर अभी हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ के जो एक लीडर हैं, अभी वहाँ पे सिविल वॉर की सिचुएशन बनी हुई थी, बट वहाँ पे नाम का इलेक्शन करा के वहाँ पे एक इंसान को वहाँ पे इलेक्ट किया गया है वहाँ के प्रेसिडेंट के तौर पे। इससे पहले बशर अल असद की सरकार थी जो कि उनसे बिल्कुल ही अपोजिट हैं। ठीक है, वो यूएसए के फेवर में नहीं थे, वो कहीं ना कहीं रशिया से ज़्यादा टिल्टेड थे रशिया की तरफ। इसीलिए पता होगा आपको कि दुनिया भर में जो यूएसए है वो मानता है कि हाँ, दुनिया भर में स्टेबिलिटी लाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं का है। तो वहाँ पे अभी वहाँ की सरकार को हटा करके जो भी अभी के टाइम पे वहाँ पे करंट में सरकार है उसका थोड़ा सा हमें यूएस की तरफ रुझान देखने को मिल रहा है। इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं जो वहाँ पे चीज़ें अभी ख़राब हुई थी, और ख़राब होती हैं चीज़ें, फ़ायदा दूसरे देशों को होता है। मेन प्रॉब्लम तो वहाँ की जो जनता है, आम जनता, सिविलियंस है, उनको ही झेलना पड़ता है। क्योंकि सीरिया, आपको पता होगा कि सीरिया, जब भी हम देश का नाम सुनते हैं तो आपको हमेशा गिरी हुई बिल्डिंग्स, है ना, मतलब ज़िंदगी, पूरी लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं पूरी तहस नहस हो चुकी रहती है, ऐसा कुछ इमेज क्रिएट होता है। तो थोड़ा सा देखते हैं इस चीज़ को, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल सीरिया के बारे में, सीरिया एट अ क्रॉस रोड्स, यानी सीरिया कहाँ पे है? एक क्रॉस रोड्स पे है। क्रॉस रोड का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, क्रॉस रोड एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा एस के साथ में आता है, और अगर आप इसको सिंगुलर की तरह पे यूज़ करना चाहें तो ए के साथ आप यूज़ कर सकते हैं बिना इसको हटाए हुए। तो सीरिया की आइडेंटिटी क्या है, और साथ ही साथ वहाँ पे जो सिविल वॉर है, सिविल वॉर क्या होती है? तो ऐसा वॉर, पता होगा आपको वॉर क्या होता है, जहाँ पे दो पार्टीज आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, वो वॉर होता है। ज़्यादातर हमने देखा है कि एक देश दूसरे देश से जब लड़ाई में उलझ जाता है, जैसे वर्ल्ड वॉर वगैरह की हम बात करें, तो वहाँ पे कई सारे देश मिल करके लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन बात आ जाती है सिविल वॉर की, तो सिविल वॉर एक ऐसा वॉर होता है जहाँ पर जो लड़ाई होती है वो देश के अंदर ही चल रही होती है। नॉर्मल शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि वहाँ की जो मिलिट्री है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, है ना, गवर्नमेंट है, और साथ ही साथ वहाँ के कुछ रेबल जो ग्रुप्स हैं। रेबल ग्रुप्स कौन होते हैं? जो आम नागरिक होते हैं और हथियार उठा लेते हैं, है ना, पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो जब वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं तो दैट वॉर इज़ कंसिडर्ड एज सिविल वॉर। तो क्या है सिविल सिचुएशन वहाँ पे? सीरिया जो कि वेस्ट एशिया के अंदर है, वेस्ट एशिया जो कि पता होगा पे इसराइल है, इसराइल के थोड़ा सा अगर आप ईस्ट में और नॉर्थ में जाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे ये सीरिया लोकेटेड है ना, थोड़ा सा देखोगे आप। इज़ नोन फॉर एंशिएंट सिविलाइजेशन, इसको जाना जाता है अपने
पुराने सिविलाइजेशन के लिए, प्राचीन सिविलाइजेशन के लिए, सभ्यता के लिए, और साथ ही साथ अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए भी। यहाँ पे कल्चर भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स देखने को मिलता है। 2011 से ही इट हैज़ बिन डिवास्टेटेड बाय अ ब्रूटल सिविल वॉर। यहाँ पे बहुत ही ब्रूटल सिविल वॉर हमें देखने को मिला है। यानी डिवास्टेट का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से तहस नहस कर देना। यानी ये देश इसका चोट खाया हुआ है सिविल वॉर का, ब्रूटल सिविल वॉर का। इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल कौन कौन है, सरकार, रेबल ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी आइडियोलॉजी एक्सट्रीम तक होती है, साथ ही साथ ग्लोबल पावर। यानी यहाँ पे सिर्फ डोमेस्टिक पावर ही नहीं, यहाँ की जो दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, रशिया, चाइना, USA, है ना, वेस्ट की जितनी कंट्रीज़ हैं, इन सब का भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट यहाँ पे रहा है। तो इसका मार काफ़ी ज़्यादा सहा है सीरिया ने। ह्यूमैनिटेरियन एंड जियोपॉलिटिकल क्राइसिस क्या है वहाँ पे, ये जो कन्फ्लिक्ट है हैज़ कॉज्ड मैसिव डिस्ट्रक्शन। इसके वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ है वहाँ पे। इकॉनमी कोलैप्स हो गया, वहाँ की जो इकॉनमी पूरी तरीके से गिर चुकी है। एंड साथ ही साथ वन ऑफ द वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑफ द सेंचुरी इज द सेंचुरी। यानी अगर इस सेंचुरी की हम बात करें कि मानवीय क्राइसिस कहीं पे देखने को मिला है, तो उनमें से सबसे खराब जो मानवीय स्थिति खराब रही है वो सीरिया के अंदर भी हमें देखने को मिला है, विथ मिलियंस डिस्प्लेस, जहाँ पे लाखों की संख्या में लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, अपने घर से बेदखल हो चुके हैं। कंट्रीज़ जैसे कि US, रशिया, ईरान, टर्की, इजराइल, है ना, हैव कंपीटिंग स्ट्रैटेजीज इंटरेस्ट। इनकी काफ़ी इंटरेस्ट है वहाँ पे कंपीटिंग, जो एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में रहते हैं, कॉम्पिटिशन में रहते हैं, मेकिंग द सिचुएशन हाईली कॉम्प्लेक्स, जिससे ये सिचुएशन और भी ज़्यादा क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल हो जाती है। इस चीज़ को ठीक करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रिजिलियंस एंड करंट स्ट्रगल, किस तरीके से सीरिया ने अपने आप को इस चीज़ के सामने खड़ा रखा है और अभी के टाइम पे करंट में स्ट्रगल क्या है। तो डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ वायलेंस, यानी कई सालों के वायलेंस के बावजूद भी सीरियन कॉन्टिन्यू, यानी सीरिया के जो लोग हैं उन्होंने रेजिलियंस दिखाना जारी रखा है एंड कल्चरल स्ट्रेंथ को भी बनाए रखा है वहाँ पे। द नेशन टुडे इज़ बैटलिंग सैंक्शन, यानी जो नेशन है आज के टाइम पे वो सैंक्शन से जूझ रहा है। सैंक्शन क्या होता है, तो सैंक्शन मतलब होता है रोकथाम, दैट इज़ कॉल्ड सैंक्शन। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे, ना पॉलिटिकल कोई पार्टी अच्छी है, तो ये भी इंस्टेबिलिटी वहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ ही साथ सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं, वाइल स्लोली अटेम्प्टिंग टू रिबिल्ड, और धीरे धीरे वो अपने आप को फिर से बिल्ड करने की भी कोशिश में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। ठीक है, चलिए हम आज के नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज़ वोकैबुलरी पार्ट। बहुत ही अच्छे वर्ड आए हैं आज के आर्टिकल में। आर्टिकल पढ़ने में तो बहुत आसान है, बट वो क्या आपके पर्पज से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अमोरल पहला वर्ड है, दैट इज़ नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, यानी जब इंसान के अंदर वो क्षमता खत्म हो जाती है कि कोई चीज़ सही है या गलत है, दैट इज़ अमोरल। अनएथिकल और इंडिफरेंट, इंडिफरेंट क्या होता है, लैक ऑफ इमोशन, यानी सही गलत की पहचान ही खत्म हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड अमोरल। मोरल का मतलब क्या होता है, नैतिक, है ना, वैल्यूज़ वगैरह का ध्यान रख के काम करना। इसका अपोजिट होता है इमोरल, है ना, इमोरल होता है, याद रखिएगा। इमोरल का मतलब दैट इज़ नॉट, यू नो, दैट इज़ रॉन्ग, समथिंग दैट इज़ नॉट मोरल, इमोरल, बट अमोरल इज़ डिफरेंट। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा। एम्ब्रेस दोनों तरीके से काम करता है, नाउन भी है, ये वर्ब भी है, और इस आर्टिकल में दोनों का ही यूज़ किया गया है। एम्ब्रेस का मतलब होता है टू एक्सेप्ट और सपोर्ट विलिंगली, यानी किसी चीज़ को खुल करके सपोर्ट करना या मान लेना, दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रेस करना, या एक्सेप्टेंस भी आप इसको, सहमति भी आप इसको कह सकते हैं। एडॉप्ट या वेलकम, है ना, जब हाथ फैला करके किसी चीज़ का आप वेलकम कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रेस। टॉपल बहुत अच्छा वर्ड है ये, टॉपल टू ओवरथ्रो और रिमूव फ्रॉम पार, यानी किसी को शक्ति से बेदखल कर देना, या ओवरथ्रो उठा करके ही फेंक देना, पूरी तरीके से उठा के ज़मीन पर पटक देना, दैट इज़ कॉल्ड, पूरी उलट फेर कर देना, दैट इज़ कॉल्ड टॉपल। ओवरथ्रो, अनसीट या डिपोज भी आप इसको कह सकते हैं। एग्जम्पशन क्या होता है, बहुत कॉमन सा वर्ड है। एग्जम्पशन का मतलब एग्जम्पशन छूट, ऑफिशियल रिमूवल ऑफ अ ड्यूटी और पेनाल्टी, यानी किसी ड्यूटी से, कर से या फिर किसी पेनाल्टी से जब रिमूवल मिल जाता है ऑफिशियल लिखित रूप में, दैट इज़ कॉल्ड एग्जम्पशन। वेवर या इम्प्यूनिटी भी आप इसको कह सकते हैं। इम्प्यूनिटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इम्प्यूनिटी का मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी फ्रॉम पनिशमेंट, यानी इम्यूनिटी फ्रॉम पनिशमेंट, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्यूनिटी, है ना। पनिशमेंट से जब किसी को इम्यूनिटी मिल जाती है, उससे छूट मिल जाती है, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्यूनिटी। रेसिप्रोकेट क्या होता है, तो रेसिप्रोकेट का मतलब होता है रिस्पॉन्ड टू एन एक्शन विद सिमिलर एक्शन, है ना, मतलब सेम तरीके से क्या करना, रिस्पॉन्ड करना, जवाब देना। यानी अगर आपके किसी दोस्त ने आपकी किसी तरीके से मदद करी है और आपने फिर उस इंसान की उसी तरीके से मदद कर दी, दैट इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकेट करना, रिपीट कर देना अपने एक्शन को। रिटर्न, रिस्पॉन्ड या मैच। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिहैबिलिटेट। रिहैबिलिटेट बहुत ही अच्छा वर्ड है। टू रिस्टोर टू नॉर्मल स्टेटस, यानी फिर से नॉर्मल स्टेटस की तरफ लेकर के आना किसी चीज़ को, दैट इज़ कॉल्ड रिहैबिलिटेट करना। रिहैबिलिटेशन वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, जब कहीं के लोग पूरी तरीके से डिस्प्लेस हो जाते हैं तो उनको रिहैब सेंटर्स पे रखा जाता है, यानी उनकी स्थिति तब तक के लिए काम डाउन किया जा सके, वैसे सेंटर्स पे रखा जाता है, दैट इज़ रिहैबिलिटेट करना।
री-इंस्टेट या रिस्टोर करना भी कहते हैं, फिर से किसी को बसाना, दैट इज़ कॉल्ड रिहेबिलिटेट करना। मैसेकर क्या होता है? बहुत अच्छा वर्ड है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ऐसे तो नेगेटिव वर्ड है ये। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। लार्ज स्केल किलिंग ऑफ पीपल, नरसंहार है ना, बहुत ही बड़े लेवल पे जब लोगों को मारा जाता है, अंधाधुन मारा जाता है, दैट इज कॉल्ड इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ पीपल, दैट इज कॉल्ड मैसेकर। स्लॉटर, कार्नेज है ना, दैट इज मैसेकर। गेट अलॉन्ग विथ एक फ्रेज है, इसका क्या मतलब होता है? तो साथ में आ जाना, टू हैव अ गुड रिलेशनशिप, यानी किसी चीज़ के साथ में अच्छे रिलेशनशिप का होना, दैट इज कॉल्ड गेट अलॉन्ग विद। कोऑपरेट या हार्मोनाइज विद, यानी किसी चीज़ के साथ में बिल्कुल तालमेल में आ जाना, दैट इज कॉल्ड गेट अलॉन्ग विद। सारे वर्ड कर लीजिएगा, मैं इसको PDF शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है, वहाँ से आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो। चलिए हम अपने आज के आर्टिकल, जो कि सेकंड आर्टिकल है द हिंदू का, रीडिंग करने में बहुत आसान है, तो जो लोग आज बेसिक की क्लास, मतलब जो लोग बेसिक से करना चाह रहे होंगे उनके लिए ये जो आर्टिकल है वो बहुत ही ईजी है। कैसे करेंगे वह भी हम आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। आर्टिकल का टाइटल क्या है? अ मोरल इम्ब्रेस, यानी एक ऐसा इम्ब्रेस, एक ऐसा एक्सेप्टेंस, किसी की तो एक्सेप्टेंस हुई है, किसी को तो अपनाया गया है, बट जो कि कैसा एक्ट है वो अमोरल एक्ट है, यानी काफ़ी अनएथिकल है, यानी बिना गलत सही की पहचान किए ये सारी चीज़ें, एक्सेप्टेंस किसी चीज़ का किया जा रहा है, किसी इंसान का किया जा रहा है। द US अपीयर्स, जो US है ऐसा प्रतीत होता है टू हैव गिवन अ फ्री पास, कि उसने क्या किया है? दे दिया है। किस चीज़ को दे दिया है भाई? अपीयर्स होता है कि उसने दे दिया है किस चीज़ को? अ फ्री पास को, एक फ्री पास को, यानी बिना किसी रोक टोक के पास को दे दिया है, परमिशन को दे दिया है टू शारा इन सीरिया, यानी और इस इंसान को दिया है जो कि सीरिया के अंदर है, यानी अब इसको खुली छूट मिल गई है USA की तरफ से, ऐसा हमें प्रतीत होता है। फॉर अहमद अल शारा, ये जो शारा की बात करी थी ये है फॉर अहमद अल शारा, यानी इनके लिए। द फाउंडर ऑफ, ये कौन है? द फाउंडर, जो संस्थापक हैं ऑफ अलकायदा सीरिया ब्रांच, यानी अलकायदा का जो सीरिया का ब्रांच है। अलकायदा क्या है? तो एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो कि दुनिया भर में टेररिस्ट अटैक के लिए काफ़ी ज़्यादा इल फेमस है ना, मतलब गलत तरीके से फेमस हैं। तो ये जो ये कौन है? ये जो कि फाउंडर हैं किस चीज़ के? अलकायदा के सीरिया ब्रांच के, सीरिया के अंदर जो ब्रांच है अलकायदा का उसके। एंड नाउ, और अब क्या है ये? द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया, जो कि अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं कहाँ के? सीरिया के। यानी दो डेजिग्नेशन बता दिया, एक तो ये फाउंडर और साथ ही साथ अब प्रेसिडेंट है ना। ये यहाँ तक ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है शरा के बारे में, कॉमा से कॉमा के बीच में ध्यान रखिएगा, ठीक। हिज रीसेंट विजिट, यानी इनकी हाल ही की जो विजिट रही है, कहाँ पे विजिट जहाँ पे रहती है उसको टू लगा के बताते हैं। व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस कहाँ पे है? व्हाइट हाउस जानते हो आप कि प्रेसिडेंट हाउस जो USA का है, दैट इज़ व्हाइट हाउस। तो यहाँ पे जो इनकी विजिट रही है हाल ही की, हैज़ मार्क्ड, उसने मार्क किया है, दर्शाया है, चिन्हित किया है, और रिमार्केबल टर्न अराउंड को। रिमार्केबल का मतलब कोई एक ऐसा टर्न अराउंड, एक ऐसा उलट फेर जो कि काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल है, काफ़ी ज़्यादा चिन्हित है, यानी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है इन हिज करियर, इनके करियर के अंदर, इनकी जो भी करियर रही है ना, उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड है। फ्रॉम कमांडिंग एन आउटफिट, यानी कमांड करने से लेकर के किस चीज़ को? एन आउटफिट, एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन, आउटफिट क्या होता है? वही ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अलकायदा जो सीरिया का ब्रांच है इसका। रिस्पॉन्सिबल, वही आउटफिट जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है फॉर सुसाइड बॉम्बिंग्स, यानी सुसाइड बॉम्बिंग से ले। सुसाइड बॉम्बिंग क्या होती है? तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी जहाँ पर जो अटैकर होता है वो खुद को एक्सप्लोड करके दूसरों को टारगेट करने की, जान लेने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड सुसाइड बॉम्बिंग। तो जो कि रिस्पॉन्सिबल है सुसाइड बॉम्बिंग और साथ ही साथ टारगेटेड किलिंग के लिए। दुनिया भर में अगर टारगेटेड किलिंग करनी होती है किसी पॉलिटिकल लीडर की या किसी बड़े नाम की, तो ये उस चीज़ के लिए भी काफ़ी फेमस है। एंड कैरिंग, और जो कि कैरी कर रहे हैं किस चीज़ को? 10 मिलियन बाउंटी को। बाउंटी क्या होता है? बहुत अच्छा वर्ड है ये। बाउंटी होता है इनाम, है ना, $10 मिलियन के इनाम को ऑन हिज हेड, जो कि क्या है? उनके सर पे, यानी इनके ऊपर $10 मिलियन का बाउंटी भी था ना, इनाम भी था। मिस्टर शारा हैं, हूँ अनटिल रिसेंटली, जो कि अभी तक वॉज नोन, अभी तक जाने नहीं जाते थे, आज जो अनटिल रिसेंटली, जिनको जाना जाता था अभी तक के लिए किस नाम से? मोहम्मद अल गुलानी के नाम से। इज़ नाउ वो वेरी क्लोज पार्टनर, अब वो क्या बन गए हैं? बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ पार्टनर बन गए हैं, साथी बन गए हैं किसके? वॉशिंगटन के, यानी USA के। इसके विजिट से पता चल रहा है। आफ्टर देयर मीटिंग, इनकी मीटिंग के बाद US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यानी US के जो प्रेसिडेंट हैं, सेड, उन्होंने कहा दैट कि ही गेट्स अलॉन्ग विद, वो यानी इनके साथ में अच्छे रिलेशन है, उनका कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। इन दिसंबर महीने में, ओनली वीक्स आफ्टर, केवल कुछ हफ्तों बाद, किसके बाद? मिस्टर शाराज हयात तहरीर अल शाम, यानी जो STS है,
नहीं किया है, ये मिस्टर शारा की है, पता होगा आपको। सीरिया के अंदर अभी यही मेजर ऑर्गेनाइजेशन था, आउटफिट था वहाँ पे मिलिट्री कू लाने के लिए सीरिया के अंदर। वहाँ की जो सरकार थी पहले बशर अल असद की, उनको हटाने में सबसे बड़ा रोल इन्हीं का था, HTS का ही था। तो ये कब हुआ, जब ये जो मिस्टर शारा की जो HTS है उसने टॉपल कर दिया, पूरी तरीके से नीचे ला दिया है ना, उठा के फेंक दिया सेक्युलर बास्तित रिजीम को। यानी सेक्युलर का मतलब क्या होता है, सेक्युलर का मतलब जिसका धर्म से कोई भी लेना देना नहीं हो, दैट इज कॉल्ड सेक्युलर। यानी सत्ता को जो कि था किसका, प्रेसिडेंट बशर अल असद का, यानी का जो सरकार था वहाँ पे, प्रेसिडेंट जो सरकार था उनको हटा दिया, टॉपल कर दिया। ये इस हफ्ते मतलब ये कुछ ओनली वीक्स यानी कुछ हफ्तों बाद ही ये काम हुआ है इनका, जो ये दिसंबर में हुआ था ये पिछले। आगे देखें, एंड सीज दमास्कस, और इन्होंने क्या किया, सीज कर लिया किसको, घेर लिया पूरी तरीके से दमास्कस को। द यूएस लिफ्टेड द बाउंटी, यूएस ने क्या किया फिर, हटा लिया किस चीज़ को, उस बाउंटी को, उस इनाम को जो कि था ऑन द फॉर्मर जिहादिस्ट कमांडर, जो कि पूर्व जिहादिस्ट कमांडर है। जिहादिस्ट क्या होते हैं, तो जिहादिस्ट आर, एक मिनट, जिहादिस्ट कमांडर क्या होता है, जो मतलब बेसिकली मिलिटेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के कमांडर होते हैं उनको हम जिहादिस्ट कहते हैं ज़्यादातर। अर्लियर दिस वीक, इस हफ्ते की शुरुआत में मिस्टर ट्रम्प ग्रांटेड सीरिया वाइड एग्जम्पशन, मिस्टर ट्रम्प ने क्या कर दिया, क्या दे दिया सीरिया को वाइड यानी बहुत ही ज़्यादा एग्जम्पशंस को ऑन सैंक्शन, यानी सैंक्शन जो लगाया गया था यूएस के द्वारा उसमें काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई सीरिया को। एंड प्रेस किया गया किस चीज़ को, कांग्रेस को दबाव डाला गया कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस क्या है, तो वहाँ की जो यूएसए की जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहा जाता है, टू रिपेल, कि वो हटा ले, किस चीज़ को हटा ले, 2019 के एक नियम को, दैट इम्पोज, जिसने इम्पोज किया था, लगाया था हार्श पेनाल्टीज़ को, काफ़ी कड़े पेनाल्टीज़ को ऑन द कंट्री, यानी कंट्री के ऊपर। तो कांग्रेस को भी प्रेस किया, उसके ऊपर भी दबाव डाला ट्रंप ने, दो काम किया। वाइल जबकि सीरिया ने भी प्रॉमिस किया, वादा किया टू ज्वाइन कर लेगा किस चीज़ को, द वॉर को, इस वॉर को, लड़ाई को, द इस्लामिस्ट, जो कि किसके खिलाफ है, इस्लामिस्ट स्टेट्स के साथ में है। मिस्टर शारा हैज़ ऑल्सो सिग्नल्ड, मिस्टर शारा ने भी क्या किया, सिग्नल दिया है हिज डिज़ायर को, अपनी इच्छा को टू इम्प्रूव, कि वो इम्प्रूव करेंगे टाइज यानी रिश्तों को विद इजराइल के साथ में। तो उन्होंने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया है। अमेरिकाज क्लोजेस्ट अलाई, ये इजराइल कौन है, तो अमेरिका का सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट घनिष्ठ अलाई है, मित्र है वेस्ट एशिया के अंदर। इवन आज वही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इजराइल ने घेर लिया है, ग्रैब कर लिया, हथियार लिया है मोर सीरियन टेरिटरीज़ को, सीरिया के अंदर और भी ज़्यादा टेरिटरीज़ को क्या किया, ग्रैब कर लिया है इजराइल ने इन द गोलान रीजन, यानी गोलान रीजन के अंदर। गोलान रीजन क्या है, तो सीरिया और इजराइल के बीच में एक टेरिटरी है, दैट इज गोलान रीजन। आफ्टर मिस्टर असद फेल और फॉल, यानी ये कब हुआ, मिस्टर असद के फॉल के बाद, जब वहाँ से वो हट गए, उनका डिक्लाइन हो गया। फॉल क्या होता है, डिक्लाइन, पतन के बाद, है ना। तो डिक्लाइन के बाद इजराइल ने भी अपनी पकड़ और वही मजबूत कर ली गोलान रीजन के अंदर। रिपोर्ट जो निकल करके सामने आ रहे हैं वो बताते हैं दैट द यूएस इज प्रिपेयरिंग, कि यूएस प्रिपेयर कर रहा है इसके प्रेजेंस को, मौजूदगी को, एट एन एयरबेस, एक एयरबेस पे, जो कि कहाँ पे है, दमास्कस के अंदर है। आज इट ब्रोकर्स, क्योंकि ये ब्रोकर करता है, यानी ब्रोकर का मीडिएटर का काम करता है। और सीरिया इजराइल सिक्योरिटी पैक्ट, यानी सीरिया और इजराइल के बीच में एक सिक्योरिटी पैक्ट होना, तो उसका ब्रोकर कर रहा है। तो इसीलिए वो हो सकता है कि ये एक एयरबेस की प्रेजेंस के बारे में भी क्या कर रहे हो, वो की तलाश में हो। द मैसेज इज़ क्लियर, यानी जो मैसेज है, संदेश है, वो स्पष्ट है। सीरिया अंडर मिस्टर शारा, सीरिया जो कि इनके अंतर्गत होगा, शारा के अंतर्गत होगा, सीक्स, वो मांगता है, कोशिश करता है एंट्री को, कहाँ पे, इनटू यूएस लेड रीजनल ऑर्डर, यानी यूएस के द्वारा जो रीजनल ऑर्डर चलाया जा रहा है। यूएस जो इस वेस्ट एशिया के अंदर सिक्योरिटी, पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स है ना, मिलिट्री अरेंजमेंट्स हैं, उनका जो जिम्मा है यूएस के पास में, जिसके द्वारा जो चलाया जा रहा है दुनिया भर में, पता होगा आपको, यूएस के बहुत सारे है ना वेपन्स या शिप्स ऐसी होती है, एयरक्राफ्ट करियर्स ऐसे होते हैं जो इन सारे एरियाज़ में भी डिप्लॉय रहते हैं, ताकि मिलिट्री अरेंजमेंट को ठीक रखा जा सके इन सारे रीजन्स के अंदर। तो ये मिस्टर शारा का ऐसा सीरिया 6 एंट्री इनटू यूएस लेड रीजनल ऑर्डर, मतलब ऐसा लगता है। एंड वाशिंगटन इज रेसिप्रोकेटिंग, यानी वाशिंगटन भी क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है, उसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है इंथुजियास्टिकली, यानी उत्साह के साथ में। और अलाउिंग अ कंट्री, जबकि अलाउ कर देने का काम है किस चीज़ को, एक कंट्री को, ऑफ 25 मिलियन पीपल, यानी लगभग, जो कि 25 मिलियन पीपल यानी 2.5 करोड़ लोगों के साथ में, जो कि बैटर्ड है, तहस नहस हो गए हैं, पूरी तरीके से झकझोर दिए गए हैं, किसके द्वारा, वेस्टर्न सैंक्शंस के द्वारा। कई तरीक़ों से वेस्टर्न के सैंक्शंस क्या हो गए, तो वेस्ट के द्वारा जो सैंक्शन या रोकथाम जो लगाए गए हैं, दैट इज़ वेस्टर्न सैंक्शन। फॉरेन इंटरवेंशन, यानी विदेशी जो इंटरवेंशन है, बीच बचाव, इंटरवेंशन इज बीच बचाव है, एंड सिविल वॉर है,
टू ज्वाइन द रीजनल इकोनॉमिक, ताकि ज्वाइन कर लें किस चीज़ को, इस रीजनल इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम को इज़ वेलकम। ये काफ़ी अच्छी बात है। वॉट ट्रबल्स मैनी, यानी क्या चीज़ है जो परेशान करती है बहुत लोगों को, वो ये चीज़ है इज़ मिस्टर साराज, यानी मिस्टर सारा का जो नॉट सो डिस्टेंस पास्ट, यानी अभी हाल ही में ख़त्म होने वाला जो उनका पास्ट है ना, अभी लंबा टाइम नहीं बीता है, तो ये सबसे ज़्यादा कंसर्निंग है। ही वॉज अबू बकर अल बगदादी चॉइस, वो क्या थे, अबू बकर अल बगदादी की एक चॉइस थे, अलकायदा का फाउंडर इन्हीं को माना जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चॉइस थे टू ओपन, ताकि ओपन कर लें, खोल लें अलकायदा के सीरिया ब्रांच को, तो ये उनके सबसे मेन कमांडर थे। ही स्प्लिट विद बगदादी, वह दूर हो गए, अलग थलग हो गए किससे, बगदादी से, व्हेन जब द लेटर, जब बाद वाले, यानी बगदादी जो बाद वाले फाउंड कर दिया इन्होंने इस्लामिस्ट स्टेट को इन द अर्ली 2010, जब 2010 के अंदर जो बगदादी थे उन्होंने इस्लामिस्ट स्टेट की स्थापना कर दी। एंड रिमेंड, और ये लॉयल रहे किसके, टू अयमान अल जवाहिरी अलकायदा, यानी जो अमान अल जवाहिरी की जो अलकायदा है उसके लिए लॉयल रहे। कौन ये, तो ये जिनकी किसकी बात कर रहे हैं हम, ये जो हम किसकी बात कर रहे हैं, शारा की जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, उनके बारे में बात कर रहा है। मिस्टर शारा ने शुरू कर दिया टू डिस्टेंस हिमसेल्फ, यानी खुद को दूर करना शुरू कर दिया फ्रॉम अलकायदा से, ओनली आफ्टर, और ये कब हुआ, केवल तब के बाद जब हिज फोर्सेस कैप्चर्ड, उनकी जो फोर्सेस थी, जो उनकी जो सेना थी, उन्होंने कैप्चर कर लिया इदलीब को, विच बिकेम, और यही इदलीब है जो कि बाद में बन गया एक हब, एक केंद्र, जो कि था एंटी असद फैक्शन का, यानी असद की जो सरकार थी उसके खिलाफ जो लोग लड़ने वाले थे, उनका ये केंद्र बन गया। तब से इन्होंने अपने आप को दूर कर लिया एज द रूलर ऑफ इदलीब, यानी तौर पे किसके तौर पे, तो शासक के तौर पे जो कि इदलीब के अंदर हैं। ही उन्होंने मेंटेन रखा, बनाए रखा क्लोज टाइज को, काफ़ी घनिष्ठ रिलेशन को विद तुर्की, यानी टर्की के साथ में। इन नवंबर 2024 के अंदर हमने देखा HSTS ने उनकी जो ये जो आउटफिट है उन्होंने लॉन्च कर दिया रैपिड ऑफेंसिव अगेंस्ट, है ना, एक बहुत ही तेज इंटेंस ऑफेंसिव को, यानी अटैक को, कहाँ, किसके खिलाफ, सीरियन आर्मी के खिलाफ, यानी कि जो मिलिट्री जो सरकार थी बेसिकली, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई छेड़ दी, विच वॉज बैडली हर्ट, जिसने बहुत ही गंदे तरीके से चोट पहुंचाया बाई इजरायली बॉम्बिंग, जिसको बहुत गंदे तरीके से चोट पहुंचा इसराइल के बॉम्बिंग के द्वारा। इसराइल ने जो बॉम्बिंग की उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। एंड कैप्चर्ड, और कैप्चर कर लिया, घेर लिया दमास्कस को भी। सून आफ्टर, तुरंत बाद ही वॉज इम्ब्रेस्ड, उनको अपना लिया गया बाई रीजनल एंड वेस्टर्न गवर्नमेंट, यानी जो रीजनल है, क्षेत्रीय जो वहाँ पे सरकार है, इसराइल हो गया, बाकी टर्की हो गया, और भी बाकी सारे देश हो गए, एंड जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स है उनके द्वारा अपना लिया गया अलाइक सेम तरीके से। वाइल, जबकि मिस्टर शारा ने प्रॉमिस किया है टू बिल्ड, कि वो बनाएंगे अन इंक्लूसिव सीरिया, यानी एक ऐसा सीरिया जहाँ पे सबको शामिल किया जाएगा, सबकी ग्रोथ की जाएगी, सबके ऊपर काम किया जाएगा। द कंट्री हैज़ विटनेस्ड, ये जो देश है इसने विटनेस किया है कम से कम 2 मैसेकर्स को, यानी 2 मैसेकर्स तो हो ही चुके हैं, मास किलिंग हो ही चुका है अगेंस्ट माइनॉरिटीज़। ये किसके खिलाफ हुआ है, माइनॉरिटीज़, वहाँ पे जो अल्पसंख्यक है, नंबर में जो कम है, उनके खिलाफ हमें देखने को मिला है, अगेंस्ट अलाविट्स एंड द ड्रूज, यानी 2 यहाँ पे ये माइनॉरिटीज़ हैं। हिज अटेम्प्ट्स टू सेंट्रलाइज, इनके जो प्रयास किए जा रहे हैं इनके द्वारा, टू सेंट्रलाइज, ताकि सेंट्रलाइज किया जा सके, केंद्रीकरण किया जा सके, एक पास लाया जा सके पावर को, शक्ति को, थ्रू किसके द्वारा, शाम इलेक्शन के द्वारा। शाम इलेक्शन का मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसा इलेक्शन जो फेयर ना हो। हैव डीपेंड, इसने गहरा दिया है किस चीज़ को, सेक्टेरेनियन डिवाइड्स को, यानी जो वहाँ पे सेक्टेरेनियन रिलीजन और कम्युनिटी के नाम पे जो डिवाइड्स है उसको और भी ज़्यादा गहरा कर दिया है, और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। ट्रांसनेशनल जिहादिस्ट विद इन द HTS, यानी जो ट्रांसनेशनल जिहादिस्ट हैं, है ना, ऐसे जिहादिस्ट जो कि एक बॉर्डर को पार करके दूसरे बॉर्डर से आए हैं, विद इन HTS, यानी खुद HTS के अंदर कंटिन्यू उन्होंने जारी रखा है ऑपरेट करना फ्रीली, यानी खुल करके। बट US, लेकिन जो US है वंस वोकली, जो कि एक बार क्या था, वोकली कंसर्न्ड था, बोलने वाले तरीके से चिंतित था अबाउट द ह्यूमन राइट्स सिचुएशन, यानी ह्यूमन राइट का जो सिचुएशन है वहाँ पे, उसको लेकर के इन सीरिया के अंदर अंडर असद, जब वो सीरिया कब था, अंडर मिस्टर असाद के अंदर था, अपीयर्स, अब ऐसा प्रतीत होता है, टू हैव गिवन, किसने दे दिया है फ्री पास को, खुली छूट को, टू मिस्टर शारा को, इज इफ़ ही इज़ रिहेबिलिटेटेड, अगर उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है, फिर से उनको जगह या शरण दी जाती है, विदाउट, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के, जवाबदेही के, फॉर हिज पास्ट, उनके पास्ट के लिए, एंड स्क्रूटनी, और बिना स्क्रूटनी के अगर उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है, बिना किसी जांच पड़ताल के ऑफिस, और ये स्क्रूटनी किसकी होनी चाहिए, उनके
प्रेजेंट रूल की, मैंने बिना अगर चेक बैलेंस के उनको खुली छूट दे दी गई, सीरियाज वुंड्स यानी सीरिया के जो घाव हैं विल रिमेन अनहील्ड, वो कभी ठीक नहीं होंगे, कीपिंग इट ऑन द ब्रिंक फॉर ईयर्स टू कम, यानी रखते हुए इट यानी इसको यानी सीरिया को ऑन द ब्रिंक ऑफ ईयर्स टू कम, यानी एक ऐसा ही सिचुएशन, कैसी सिचुएशन के कगार पे जो लंबे टाइम तक चल सकता है, यानी लंबे समय में आ सकता है। ठीक है, मैं होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। चलिए आज के हम क्वेश्चंस को जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, आज का आर्टिकल डिफिकल्ट नहीं था पढ़ने में, इसलिए हमने इसको थोड़ा जल्दी कर लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सेंट्रल कंसर्न हाईलाइटेड रिगार्डिंग, किस सेंट्रल कंसर्न को हाईलाइट किया गया है, जो कि यूएस का एंगेजमेंट है अहमद अल शरा के साथ में। तो सेंट्रल कंसर्न क्या है, सेंट्रल कंसर्न क्या हाईलाइट किया गया है, दैट इट कुड अनइंटेंशनली स्ट्रेंथन सीरियाज एग्रीकल्चर कैपेबिलिटीज, नो, दैट इट रिप्रेजेंट स्ट्रैटेजिक बट एथिकली क्वेश्चनेबल शिफ्ट इन यूएस पॉलिसी, बिल्कुल यूएस की पॉलिसी में एक एथिकल क्वेश्चनेबल शिफ्ट को, बल्कि स्ट्रैटेजिक भी है वो, इस चीज़ को ये हाईलाइट करता है। व्हाट डज द आर्टिकल सजेस्ट, क्या ये आर्टिकल सजेस्ट करता है यूएस और शारा के बीच में जो रिलेशनशिप है उस चीज़ को, जब उनका विजिट हो वाशिंगटन में, इससे क्या पता चलता है, ये सिग्नल देता है टेम्प्रेरी अरेंजमेंट को जो कि जिसका फोकस ह्यूमैनिटेरियन एड पे है, नो, ये इंडिकेट करता है डीपनिंग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को विद लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, आगे देखते हैं, सजेस्ट कंप्लीट विड्रॉल ऑफ यूएस इन्वॉल्वमेंट, नो, इट रिफ्लेक्ट्स वाशिंगटन प्रिपरेशन फॉर होस्टिंग रीजनल पीस कॉन्फ्रेंस, नो, रीजनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है, इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा बी, विच जियोपॉलिटिकल शिफ्ट इज इम्प्लाइड बाय द यूएस प्रिपेयरिंग एन एयरबेस इन दमास्कस, कौन सा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो जाएगा जिसको दिखाया गया है यूएस, तो यूएस जो एयरबेस प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है दमास्कस में, कौन सा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट को दिखा रहा है वो, एक ऐसा इंटेंशन जो कि रिलोकेट करने का अमेरिकन ट्रूप्स को फ्रॉम यूरोप टू सीरिया, नो, ए विलिंगनेस एक ऐसी इच्छा जो कि इन्फ्लुएंस करने का है इसराइल सीरिया नेगोशिएशंस को डायरेक्टली, बिल्कुल हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि इसराइल और सीरिया के अंदर जो बातचीत है, नेगोशिएशंस हैं, ताकि वेस्ट एशिया अगर शांत रहा तो जो यूएस है वो बाकी सारे रीजन्स पे भी फोकस कर सकता है, जिससे उनका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आंसर बी विल बी द करेक्ट हियर। ठीक है, तो आई होप आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, आप खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हैं, और इसका एक्सेस लेने के लिए मैंने बता ही दिया आपको, हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल